हे एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ लवर। तो कैसी चल रही है आपकी टर्म टू की प्रिपरेशन? स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, सभी एग्जाम्स आपके अच्छे होंगे, राइट। तो ये जो नई सीरीज़ है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, रिवीजन सीरीज़ है ये, जिसके अंदर मैं आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, उनके जो भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कराऊंगा। सभी चैप्टर्स के ऊपर ये वीडियोज़ आएंगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी के लिए पहले, क्योंकि आपका ज्योग्राफी का एग्जाम पास में है। तो ज्योग्राफी की जो आपकी बुक वन है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर पहला चैप्टर है टर्म टू का पहला चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, उसको कवर कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं उनको मैं कवर कराऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी आपको दिखाऊंगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी पूरी होने वाली है और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियोस से। तो वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करने वाला हूं और शॉर्ट वीडियोस भी मेरी आती रहेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर, मैप के क्वेश्चंस के ऊपर, उनको भी मिस मत करना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ज्योग्राफी के साथ, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज़, राइट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहली बात, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स के अंदर चार तरह की एक्टिविटीज़ होती है हमारी, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में आपने टर्म वन में पढ़ लिया होगा। सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर ये चैप्टर है और टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्वेश्चन ये आता है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। देखो, जब भी हमारे माइंड में आता है ना कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या है, तो आपके माइंड में भी ये आता होगा कि इंडस्ट्रीज़ की पिक्चर बनती होगी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चर वहाँ पर हो रहा है, सामान बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स की इमेज आती होगी ना। जी हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में खाली मैन्युफैक्चरिंग ही इन्वॉल्व है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, क्योंकि 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने जगह जगह लगाए हुए हैं ताकि आपको हेल्प मिलती रहे, राइट। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या हैं? तो देखो, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर से हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है ना, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में। जैसे कि आपने कॉटन उगाया, ठीक है, तो कॉटन आप उगाते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसके कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि गीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, डाई किया जाता है उसको, कटिंग होता है, सुइंग, फिर एट लास्ट वो क्लोथ्स बनता है, ठीक है। उसके बाद वो एट लास्ट वो एक कपड़ा बनता है, राइट। और वो कपड़ा हमारे कंज्यूमर के, मतलब हमारे पास आता है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी एक्टिविटीज आर दोज काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन विच रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो। तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन गया, राइट। अब देखो, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ना खाली मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं आता। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर किया, कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपने आयरन लिया और आयरन से आप क्या कर रहे हो, उसको हीट देकर, तपाकर, उसको कई मतलब ह्यूज टेम्परेचर देकर आप स्टील कन्वर्ट कर रहे हो, स्टील बना रहे हो। तो आपने आयरन से स्टील मैन्युफैक्चर किया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग भी इसके अंदर ही आता है सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। प्रोसेसिंग के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम कोई भी चीज़ को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि देखो, आपने क्या किया, आपने खेत में एग्रीकल्चर करते हुए आपने क्या किया, गन्ना उगाया, शुगर केन। आप उसके बाद उसको प्रोसेस करोगे, ठीक है, और एट लास्ट उसका शुगर बनाओगे, चीनी बनती है ना। तो जो चीनी बनती है वो गन्ने से बनती है, तो वो आपने उसको प्रोसेस किया, तो वो भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, तो जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। तो बेसिकली हुआ क्या, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जिसमें रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आता है, प्रोसेसिंग होती है और कंस्ट्रक्शन इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। अब यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की बताई है ना, वही आएगा, इसी उसके अंदर आएगा मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर भी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी वही डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स इनटू फिनिश्ड
गुड्स थ्रू द यूज़ ऑफ टूल्स, ह्यूमन लेबर, मशीनरी, केमिकल प्रोसेसिंग। मतलब कि क्या करना, रॉ मटेरियल्स को या फिर उनके पार्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। थ्रू द यूज़ ऑफ मतलब आप किस किस की चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, टूल्स को यूज़ करोगे, लेबर लगाओगे, मशीनरी लगाओगे, केमिकल प्रोसेसिंग करोगे, अपना कैपिटल लगाओगे, पैसा भी तो लगाओगे ना, ठीक है। तो वही डेफिनेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये 2 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, और मैन्युफैक्चरिंग हमने देख लिया जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी का ही एक पार्ट है, राइट। अब क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। मतलब अगर आप आज के समय देखो तो आजकल जो भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं उनके क्या फीचर्स हैं। तो देखो, कई सारे मेथड्स को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तरह तरह के मेथड यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए। मैकेनाइजेशन हो रहा है, मतलब कई सारी मशीन्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तरह तरह की अलग अलग टाइप की मशीन्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही है। पहले क्या था, लेबर के थ्रू काम होता था, लेकिन जैसे ही ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, मशीन्स आ रही हैं, तो जिससे जो लेबर की डिमांड है वो कम होती जा रही है। तो ये टेक्निकल इनोवेशन हो रहा है। कैपिटल चाहिए होती है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री आप सेटअप करोगे उतनी आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको ज़मीन खरीदनी है, आपको इन्वेस्ट करना है पैसा, आपको लेबर को पैसा देना है, मशीन्स आप लेकर आओगे तो कैपिटल तो चाहिए। पैसे के बिना तो आजकल कुछ भी नहीं होता, राइट। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, ग्रुप्स होते हैं जिनके थ्रू ये हेल्प लेते हैं, तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस की भी नीड पड़ती है। उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है वो लोग जो कि डिसीजंस लेते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होता है डिसीजंस लेते हैं और उनको वो इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है। तो वो ब्यूरोक्रेसी होते हैं। और वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, राइट। ये क्या करते हैं, हमारे जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं हमारे द्वारा, और ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सभी एग्जीक्यूटिव होते हैं। सेम तरीके से क्या होता है, जो भी कंपनीज होती हैं उनके टॉप मैनेजमेंट होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, जिनको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो वो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं ताकि इनकी जो ये इंडस्ट्री है ये अच्छे से चल सके, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या होता है और वो होती क्या है, और उसके अंदर एक पार्ट है सेकेंडरी एक्टिविटी का मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है विद एग्जांपल हमने देखा, और उसके फीचर्स हमने देखे कि अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैकेनाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रिसर्च करते जा रहे हैं लोग, कैपिटल चाहिए होता है, ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होती हैं बड़ी बड़ी ताकि वो हेल्प करें, इनको गाइड करें, और ब्यूरोक्रेसी, राइट। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। देखो, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आपको अगर कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि ठीक है, मैं एक जगह पे गया और मैंने देखा कि यार ये जगह बहुत अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ पर हवा चल रही है अच्छी सी, अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इंडस्ट्री खोल लूँगा। नहीं नहीं, खाली एक ही फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाता इंडस्ट्री को खोलने के लिए। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है और जिनको नज़र में रखा जाता है कोई भी इंडस्ट्री अगर हमें खोलनी है तो, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, इस टॉपिक से 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि आपका किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन 5 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द वर्ल्ड। तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया। तो आइए अब हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो देखो, आप ये मानते हो कि नहीं मानते कि रॉ मटेरियल हमें ज़रूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की। अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो क्या बिना रॉ मटेरियल के काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। आप देखो, खुद ही सोचो कि कोई भी चीज़ अगर हमें बनानी है तो उसका हमारे पास सामान ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे? तो होता क्या है, और एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर अगर रफली इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ, ये मैंने रफली इंडिया का मैप, यहाँ पर साउथ इंडिया का मैप ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपको इंडस्ट्री खोलनी है। सपोज आप आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री खोलने जा रहे हो, ठीक है, और आयरन आपको मिलता है इतनी दूर,
तो क्या आप इंडस्ट्री यहाँ पर खोलोगे? आप इंडस्ट्री वहीं पर ही खोलोगे ना जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल मिलता है, ताकि आप यहाँ पर इंडस्ट्री खोलोगे, जिससे क्या होगा, आप इजीली से रॉ मटेरियल लेकर आ जाओगे और आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इंडस्ट्री खोलते तो यहाँ से आप रॉ मटेरियल लेकर आते, कितना आपको खर्चा लगता ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, टाइम भी जाता और खर्चा भी लगता ट्रांसपोर्टेशन का। तो इंडस्ट्री उसी जगह पे खुलती है जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा होता है आसानी से। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वैसे ये जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ ना, ये वाला मैप, ये जो आपका मैप है, ये आपकी बुक 2 में है, दूसरी बुक में, बट आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। क्यों आपको मोस्टली जो आयरन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको इन्हीं वाले एरिया में क्यों देखने को मिलती है, इन्हीं वाले एरिया में, और आपका ये कर्नाटका वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल है सर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे रॉ मटेरियल्स। यहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेटू मिलेगा जहाँ पर आपको आयरन मिल जाएगा, ठीक है, आपको आसानी से आयरन मिल जाएगा। तो एज उसको रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा और उसी के पास में इंडस्ट्री खुलेगी। तो इंडस्ट्री वहाँ पर ही खुलती है जहाँ पर उनको रॉ मटेरियल मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है यहाँ पर क्यों नहीं मिलती, हिमालय वाले रीजन में, ठीक है, और आपको यहाँ पर इस वाले रीजन में क्यों नहीं मिलती, यहाँ पर ही क्यों मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको रॉ मटेरियल मिल रहा है और उसी रॉ मटेरियल को वो यूज़ करेंगे सामान को बनाने में, वरना उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इंडस्ट्री खोल देता और यहाँ पर रॉ मटेरियल है, कोई पागल ही होगा जो मतलब इतनी दूर इंडस्ट्री खोलेगा और वो इतनी दूर से सामान मंगाएगा, ठीक है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी कि उसको बेनिफिट ही नहीं होगा। आप इंडस्ट्री खोल रहे हो, आपका पर्पस क्या है, प्रॉफिट ना, तो बस प्रॉफिट ताकि उन्हें मिले, इसलिए कई सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है जब आप इंडस्ट्री को ओपन करते हो। तो आई होप आपको जो पहला पॉइंट है ये समझ में आ गया होगा, दैट इज़ कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो अबाउट दिस पॉइंट, दैट इज़ कि एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ठीक है सर, हमें रॉ मटेरियल मिल गया, राइट, और हमें पता चल गया यहाँ पर आयरन मिल रहा है, तो क्या मैं उसी को ही फैक्टर को कंसिडर करूँगा? नहीं, खाली एक ही फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, मैंने इंडस्ट्री अगर एक बार को ओपन भी कर ली, क्या वहाँ पर मुझे लेबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो भी तो काम करेंगे ना। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि आजकल लेबर की डिमांड कम हो गई है क्योंकि मशीन्स वगैरह मिल रही हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बट अभी भी ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ और छोटी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि लेबर के बिना वो काम नहीं कर सकती। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम सारी चीज़ मशीन से ही कर सकते हैं, हमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत अभी भी पड़ती है। तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर चीप लेबर, ठीक है, इसके अंदर आएगा कौन सी लेबर, चीप लेबर। तो क्या चीप लेबर की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है कि नहीं है, या फिर मुझे वहाँ पर ज़्यादा मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हर कोई चाहता है, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी है, कोई भी इंटरप्रेन्योर है, वो सोचेगा कि ऐसी मुझे लेबर मिले जो कि चीप हो, राइट। उसके साथ साथ ठीक है, हमें लेबर भी मिल गई जो कि चीप भी है, क्या वहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब क्या वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, कोई सोर्स है एनर्जी का। क्योंकि देखो कल को अगर कोई स्टील प्लांट खुल रहा है तो स्टील कैसे बनती है, आयरन जो है ना उसको टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसके बाद वो कन्वर्ट होता है और कार्बन भी यूज़ किया जाता है उसमें, तब जाके वो स्टील बनता है। तो क्या मुझे कोई भी इंडस्ट्री को खोलना है तो मुझे ये देखना होगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, कोई वहाँ पर सोलर पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर कोल की अवेलेबिलिटी हो, तभी मैं वहाँ पर इंडस्ट्री खोलूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टिस्को जो खुला है ना, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और एक और भी यहाँ पर कोरबा, ये आप मेंशन भी कर सकते हो, कोरबा एल्यूमिनियम प्लांट, कोरबा एल्यूमिनियम जो प्लांट है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है, मैं इसको 36 गढ़ बोल रहा था, ठीक है, छत्तीसगढ़, राइट। तो ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा कोरबा एल्यूमिनियम प्लांट और टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपको जो ये देखने को मिलती है, ये इलेक्ट्रिसिटी इनको मिल रही थी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अवेलेबिलिटी थी वहाँ पर, इसलिए ये दोनों कंपनी खुली हैं, ये दोनों एक तरीके से प्लांट खुले हैं, राइट। तो ये आप एग्जाम्पल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडस्ट्री खोल रहे हो, वहाँ पर एनर्जी नहीं है तो आप कैसे काम करोगे वहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए वहाँ पर, राइट। उसके साथ साथ ठीक है, हमने देख लिया कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए लेबर भी चाहिए, हमें एनर्जी भी चाहिए। अब आपने सामान भी बना लिया, अगर मैं ये बोलूँ कि आपने सामान बना लिया और उसको लेने वाला ही कोई नहीं है, डिमांड ही नहीं है उसकी, तो फ़ायदा नहीं हुआ ना उसका कुछ भी। इसीलिए दैट्स वाई मार्केट भी होना ज़रूरी है, एंड हेयर मार्केट मीन्स डिमांड,
ऐसा नहीं कि आपके पास वाला मार्केट, आपके घर के पास वाला जो मार्केट है वो मार्केट नहीं। यहाँ पर मार्केट का मतलब है उसकी डिमांड होनी चाहिए। कोई भी अगर कंपनी कल को भारत में आ रही है और उसको कुछ बनाना है सामान, तो वो ये चेक करेगी कि क्या उस जगह पे जहाँ पर मैं जा रहा हूँ और या फिर हमें कोई भी प्लांट को खोलना है, क्या जो सामान हम बना रहे हैं उस कंट्री में उसकी डिमांड है कि नहीं है। अगर डिमांड है तभी वो वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को ओपन करेंगे, वरना फ़ायदा नहीं है। आप ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी इंडस्ट्री खुल रही है उसको क्या चाहिए, दे वॉन्ट प्रॉफिट, दे वॉन्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना प्रॉफिट हो सके उतना उन्हें प्रॉफिट जनरेट करना है, और उसके लिए वो कई सारे फैक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है, हमें उसके लिए लेबर चाहिए, हमें एनर्जी का सोर्स चाहिए, हमें मार्केट भी चाहिए ताकि हम अपने सामान को बेच सकें, उसकी डिमांड हो और हमारा प्रॉफिट बढ़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। ये कैसे इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्री की लोकेशन को। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है ना, कि सपोज हमारे कोई स्टेट है और वहाँ पर बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी कम है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलती है वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ये बोलते है कि आप एक काम करो, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से आप यहाँ पर इंडस्ट्री खोल लो। अब वो बोलेंगे कि क्यों हम यहाँ पर इंडस्ट्री खोलें, हम तो अपनी मर्जी की प्लेस पे खोलेंगे ना, और जहाँ हमें पसंद आती है, जहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, हम यहाँ पर ही क्यों खोलें। तो गवर्नमेंट ये बोलते कि हम आपको क्या करेंगे, टैक्स में रिलैक्सेशन देंगे, आप टैक्स कम देना, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे। इंसेंटिव्स मतलब उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, कुछ पैसे दिए जाते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करो, इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं। इससे सरकार का क्या बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो जो भी लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और इससे क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। कभी कभी ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं ये भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है इंडस्ट्री की लोकेशन को। अगर गवर्नमेंट अच्छी कोई पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है, टैक्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इंडस्ट्री यहाँ पर ही ओपन होती हुई देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारी जब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर जो भी मतलब बाहर की जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही होती है ना, तो वो वियतनाम वगैरह जैसी कंट्रीज़ की तरफ जाती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ यूएसए, चाइना, इन सब से जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं यूएसए वगैरह की, ठीक है, वो वियतनाम वगैरह में क्यों जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो टैक्स कम लगाते हैं, कॉरपोरेट जो टैक्स है वहाँ का वो कम है, सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है, वहाँ पर एनर्जी अच्छी मिल रही होती है, वहाँ पर लेबर भी चीप होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन्हीं सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। लेकिन यही सारे फैक्टर्स नहीं है, आपकी बुक में ये सारे फैक्टर्स है, लेकिन आप और भी फैक्टर्स को मेंशन कर सकते हो। वैसे ये 5 पॉइंट आपके लिए इनफ है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बट अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट में दिक्कत हो या फिर आपको और भी पॉइंट यूज़ करने हो तो मैं बता देता हूँ, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा और बुक में भी गिवन नहीं है। देखो आपको कैपिटल चाहिए, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा। आपको क्या चाहिए, आपको लैंड चाहिए, लैंड के बिना काम होगा कि नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना काम लैंड के बिना। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या क्या होना चाहिए, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी बेवरेज की वो खोल रहे हो, ठीक है, बेवरेज मतलब कि जो भी ड्रिंकिंग वाली चीज़ें होती हैं, जूस हो गया या कोई भी फ्रूट्स का आप जूस बनाओगे, ठीक है, पेप्सी का कोई भी प्लांट हो गया, तो वाटर चाहिए उसके लिए, है ना। तो ये भी और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक और यहाँ पर क्लाइमेट भी हो सकता है, क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करता है, राइट। वैसे 5 पॉइंट इनफ है, आप इनमें से भी पॉइंट लिख सकते हो, एग्जामिनर आपके नंबर नहीं कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, भले बुक में गिवन नहीं है ये वाले फैक्टर जो मैंने आपको नीचे अभी बताए, राइट। तो ये टॉपिक आपका 5 नंबर का पूरा क्लियर हो गया और चांसेस है कि क्वेश्चन ये आ सकता है। और क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया था, फिर से आप एक बार देख लो। एक्सप्लेन करने आपको 5 फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ है ना उनको हमने अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि साइज़ के बेसिस पे कि इंडस्ट्री वो छोटी है, बड़ी है या मीडियम साइज़ की है, उसको ओन कौन करता है, मतलब उसका मालिक कौन है, ठीक है, उसके आउटपुट और प्रोडक्ट के बेसिस पे, उसके इनपुट और रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमने इंडस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, एक पर्टिकुलर का पूछ सकते हैं कि आपको मेंशन करना है कि इंडस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो आपको इन 3 पॉइंट को मेंशन करना होगा, राइट। या फिर आपसे पूरा ये 5 मार्क में कॉम्प्रिहेंसिव पूछ सकते हैं कि आपको क्लासीफाई करना है इंडस्ट्रीज़ को, तो आपको ये पूरा डायग्राम और फ्लो चार्ट बनाना होगा और नीचे जो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा आपको उसको मेंशन करना होगा, राइट। तो हम इसको बारी बारी समझते हैं। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे और उसके तरीके से मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडस्ट्री साइज़ के बेसिस पे। तो देखो क्या होता है, कुछ होती है छोटी इंडस्ट्री,
कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है ना। और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर ये जो ना क्या करते हैं, ये कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग वाले, ये कोई भी सपोज कोई एक विलेज है, वहाँ पर कोई एक बंदा है, उसको कोई पोट बनाना आता है लकड़ी, उसका मतलब मटका बनाना आता है उसको मिट्टी का, या फिर कोई आदमी है जिसको वुड का काम आता है, तो वो अपने घर के बाहर ही क्या करेगा, एक स्टॉल लगा लेगा और वहाँ पर ही मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। जहाँ पर लेबर भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगी, और वो उस सामान को ना या तो मार्केट में बेचेंगे, हाँ, या फिर अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे। और मोस्टली वो क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, अपने खुद के खाने के लिए, या फिर अपने घर के यूज़ के लिए वो उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी भी नहीं होती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऐसी टाइप की होती है जो कि बहुत स्मॉल होती है, कोई टेक्नोलॉजी उसमें नहीं होती है। जैसे कि कोई पोट बना रहा है, कंटेनर बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, कोई मैट बना रहा है, या फिर जूते बनाने वाला, ठीक है, जो कि इतने बड़े लेवल पे नहीं होते। उसके बाद आती है हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो कैपिटल है वो भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी यहाँ पर होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेबर होती है ना, वो भी सेमी स्किल्ड होती है, सेमी स्किल्ड। तो यहाँ पर लेबर जो है वो सेमी स्किल्ड होती है, यहाँ पर लेबर की इतनी नीड नहीं पड़ती कॉटेज वाले में, राइट। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसकी भी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। थोड़े बहुत ये क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर की नीड पड़ती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद हमारा आता है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसको तो आप आराम से लिख सकते हो डिटेल में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कैपिटल है, ठीक है, वो भी ज़्यादा होती है, कैपिटल भी। यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे पीपल को, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, कई सारे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, कैपिटल बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इनका प्रॉफिट जो होता है, टर्न आउट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इंडस्ट्री साइज़ के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है, यहाँ पर मैं रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कौन सा है हमारा, इंडस्ट्री जो कि ऑनरशिप के बेस पे है, कि उसको ऑन कौन कर रहा है। तो देखो, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं, प्राइवेट आती हैं और जॉइंट सेक्टर आती हैं। पब्लिक में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ना वो ऑन कर रही होती है ना। तो जो भी इंडस्ट्री है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, जो भी डिसीजन होंगे वो गवर्नमेंट ही लेगी। तो कई सारी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो गवर्नमेंट के हाथ में अभी भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर ना ये सोशलिस्ट हमें सोशलिज्म को दर्शाता है, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्री है ना जो कि सोशलिस्ट हैं, जहाँ पर क्या होता है, सारी जो इंडस्ट्री है वो क्या है, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगी, वही डिसीजन लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, तो जो भी हमारी कैपिटलिस्ट कंट्री है जैसे कि USA वगैरह, उसमें क्या है, सारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, सारी प्राइवेट के हाथ में होती हैं। अब आता है जॉइंट सेक्टर, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो प्राइवेट है प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों के हाथ में, दोनों मिलके चलते हैं, ठीक है। 50-50% शेयर्स यहाँ पर होते हैं दोनों के पास। और ये इंडिया का एग्जांपल है। इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो हमारी क्या है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर हमारी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके चलते हैं। तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा जॉइंट सेक्टर देखने को मिलेंगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर नहीं है, इंडिया में प्राइवेट नहीं है, तीनों है। बस खाली मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ पर प्राइवेट ही होती हैं सारी, कुछ ऐसी हैं जहाँ पर पब्लिक ही होती हैं, और वहाँ कहीं पर क्या होता है कि सारी तरह की देखने को मिलेंगी, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, जॉइंट सेक्टर। और इंडिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कौन ऑन कर रहा है, कौन उसका मालिक है, उसके बेसिस पे हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटपुट के बेसिस पे और प्रोडक्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो कुछ क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्री होती है, कुछ नॉन बेसिक होती हैं। तो देखो, बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है ना जो क्या करती हैं, अपना जो रॉ मटेरियल या फिर अपना कोई सामान है उसको वो दूसरी इंडस्ट्री को देंगी, ताकि वो और अपना सामान बना सके। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि देखो, कोई आपका स्टील या फिर आयरन की इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने आयरन बनाया और स्टील इन्होंने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। मतलब इसको वो रिफाइन करेंगे, फिर इसको यूज़ करके वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे मशीन्स, हाँ, मशीन्स बनाएंगे, टूल्स बनाएंगे। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, बेसिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या करती हैं, ये जो भी इनका रॉ मटेरियल है, या फिर इनका कोई भी सामान है, उसको वो क्या करेंगी, दूसरी इंडस्ट्री को देंगी। तो यही सामान इन्होंने क्या किया, मशीन्स दूसरी इंडस्ट्री को दी,
ठीक है। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी, इन मशीन्स को यूज़ करेगी और अपने गुड्स को बनाएगी। तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि क्या करती हैं, अपने सामान को, प्रोडक्ट को या अपने रॉ मटेरियल को, जैसे कि आयरन को या फिर मशीन्स को। आयरन यहाँ पर क्या हो गया, रॉ मटेरियल, मशीन यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट इनका। तो वो दूसरी इंडस्ट्री को देंगे कि हमारा सामान आप ले लो और हमें पैसे दे दो और आप इसको यूज़ करना कुछ और सामान बनाने के लिए। तो ये दूसरी इंडस्ट्री क्या करेगी, इन मशीन्स को, इन टूल्स को यूज़ करेगी कुछ और मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है। तो ये हो गए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज़। इनको हम ये भी कहते हैं कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। मतलब नॉन बेसिक इंडस्ट्री जो कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती है, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो जो भी ब्रेड हो गया, मिल्क, जो भी मतलब ऐसा सामान जो कि डायरेक्टली कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। ठीक है। तो वो हो गई हमारी नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज़। तो हमने देख लिया आउटपुट और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और कौन से यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर लास्ट क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल के बेसिस पे। तो हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है एग्रो बेस्ड। ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हैं। ठीक है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री, कोई पिकल बना रहा है या फ्रूट का जूस बना रहा है। बेवरेजेस जो कि मैंने आपको बताया, कोई शुगर केन से शुगर बना रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया अभी। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स। ठीक है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े वाली इंडस्ट्री, क्योंकि वो कपड़ा बनाएंगे ना तो उन्हें कॉटन चाहिए, तो वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो वो इंडस्ट्री जो कि अपना जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से लेते हैं। ठीक है। अपने एग्रीकल्चर से लेते हैं तो वो होगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जैसे कि लेदर इंडस्ट्री। ठीक है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हो गई, या फिर यहाँ पर जो वुल इंडस्ट्री हो गई जो कि क्या करेगी, वुलन टेक्सटाइल बनाएगी। वो एनिमल के प्रोडक्ट पे डिपेंड होती है। ठीक है। तो वो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो आपको एग्जाम में यही मेंशन करना है कि आप एनिमल के बारे में थोड़ा मेंशन कर दो, एग्जाम्पल दे दो। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जैसे कि टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर, या फिर पेपर, है ना। पेपर भी तो उससे बनता है ना, लकड़ी से। तो फॉरेस्ट से लेकर आएंगे वो। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पे डिपेंड होती हैं और उनसे ही उनका रॉ मटेरियल आता है, तो वो होगी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। उसके साथ साथ यहाँ पर है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो दीज इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, ये यूज़ करती है बहुत सारे केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि सॉल्ट, सल्फर, पोटैश, इन सबको वो यूज़ करती हैं। और जैसे कि देखो यहाँ पर कितना बढ़िया एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ या फिर पेस्टिसाइड्स। कोई इंडस्ट्री यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर एक्चुअली स्पेस की कमी है ना। यहाँ पर ये मैंने पूरा पेज पे यही आ रहा है। तो यहाँ पर पेस्टिसाइड्स, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजर, तो पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री, वो केमिकल्स को यूज़ करेंगी। तो उनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, वो केमिकल से आ रहा है। ठीक है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री जो कि मिनरल पे डिपेंड होती हैं। अब ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक तो है मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक में भी दो डिवीजन है, एक तो है फेरस, मतलब जहाँ पर आयरन का यूज़ किया जाएगा, और एक है नॉन फेरस। ठीक है। जहाँ पर आयरन का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो फेरस हो गई, नॉन फेरस हो गई, राइट। और यहाँ पर नॉन मेटालिक भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो फेरस के अंदर कौन आ गया, आयरन एंड स्टील आ गई, है ना। नॉन फेरस के अंदर एल्यूमिनियम, ज्वेलरी, कॉपर इंडस्ट्रीज आ गई। और नॉन मेटालिक के अंदर क्या आ गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर कोई मेटल का काम ही नहीं है। ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आ गई, राइट। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने देखा इंडस्ट्रीज़ को हम कई बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। भले वो, ठीक है, भले वो क्या हो, भले वो हमारा क्या हो, साइज़ हो, हाँ, भले वो साइज़ हो या वो ऑनरशिप हो या उसका आउटपुट या प्रोडक्ट क्या हो। ठीक है। मतलब लास्ट बन के क्या आ रहा है ना। या फिर वो हमारा रॉ मटेरियल ही क्यों ना हो। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था, लेकिन मैं अभी आपको छोड़ने नहीं वाला। अभी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी से कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज़, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको खाली एग्जाम्पल देने हैं और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। देखता हूँ मैं आप में से कितने कितने लोगों ने अच्छे से लेक्चर को सुना है और आप में से कितने लोग नीचे पार्टिसिपेट करते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। हाउ डू सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद 3 एग्जाम्पल्स। तो ये जो यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो कैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें वैल्यू ऐड करती हैं। ठीक है। मतलब वो कैसे कोई भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। आपको इसको एक्सप्लेन करना है 3 एग्जाम्पल के साथ, और ये तीनों एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ वीडियो के अंदर ही। ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में।
आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक तरीके से शॉर्ट में पूरा मतलब चैप्टर को बताया आपको, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कराया। वैसे मैंने डिटेल में ही कराया आपको, ठीक है। और इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरा पेड स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हो, जो कि अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी एज अ सैम्पल। डिस्क्रिप्शन में उसको आप ओपन करके देख लो, और उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो पेड मटेरियल है, ठीक है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या है, नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, चैप्टर्स के, चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आंसर के साथ, आपको मैप मिल जाएगा, है ना, और आपको सॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो इतना सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, जो भी आपको चाहिए, इकोनॉमिक्स का और पॉलिटिकल साइंस का, 4 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, और मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूंगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। सो पढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।